तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स सेबी प्रोब टर्न्स द स्पॉटलाइट ऑन हिंडनबर्ग्स कंटेंट। अच्छा, इसको जो है आप इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं। जीएस पेपर 3 में ही आएगा। एक सेकंड दीजिए। हम्म, तो ठीक है ना, आप या तो इकोनॉमी में लिख लीजिए या इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। दोनों जीएस पेपर 3 में ही है। तो एक्चुअली हम समझते हैं कि सेबी क्या है। अब न्यूज में दिया है अडानी ग्रुप हिडनबर्ग कंपनी के बारे में, लेकिन हमें समझना है सेबी है क्या। पहले फुल फॉर्म याद रखिए, क्योंकि ये भी पूछता है बहुत सारे एग्जाम में। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी है। रेगुलेटरी बॉडी मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा था, गवर्नमेंट के बाद जो है ये लाई गई थी व्यवस्था। तो इसका काम क्या है? तो इसका काम है टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। तो जो इन्वेस्टर है ना, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए और बिजनेस रिलेटेड जो मार्केट है उसको कैसे हैंडल किया जाए, तो ये सारे चीजों को कौन देखता है? सेबी। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1992 में। ठीक है। अच्छा, तो इसका काम क्या है? सेबी प्राइमरीली मैंडेट्स टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स एंड इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इंडियाज कैपिटल मार्केट। तो इंडिया का जो कैपिटल मार्केट है, तो वो अच्छी तरह से चले, इस चीज को सुनिश्चित करना। ठीक है। और जो इन्वेस्टर है इनको प्रोटेक्शन देने का काम सेबी करता है। ये और भी कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे ये रेगुलेशन करती है, जैसे स्टॉक मार्केट, ठीक ना, म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो होते हैं, और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये सारे को कंट्रोल सेबी ही करते हैं। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इन मुंबई। मुंबई में है। नाम सुने हैं जी, कुर्ला कॉम्प्लेक्स? सुनो, तुम्हारी तरफ है ना, बांद्रा हाँ सर, पीके में। कुर्ला कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है सेबी का। ठीक है। दिल्ली में भी है, रीजनल ऑफिसेज है। कोलकाता में है, चेन्नई में है, अहमदाबाद में है। अच्छा, चलिए आगे न्यूज देखिए। एक ये आर्ट एंड कल्चर का है। तो अच्छा, ये कौन सा डांस फॉर्म है, कोई बता सकते हैं? कथक। ये है भरतनाट्यम। ठीक ना। अब भरतनाट्यम डांस जो है, एक किस स्टेट का स्टेट डांस है? तमिलनाडु। तो ऐसे याद रखिएगा। तो इन्हीं से रिलेटेड एक महिला है, उनका नाम है वसंत लक्ष्मी। ये है महिला। तो इनको जो है नृत्य कला निधि अवार्ड मिला है। ठीक ना, 2023 में। तो थोड़ा याद रखिएगा ये। ठीक है। ये अवार्ड जो है किसके द्वारा दिया जाता है? म्यूजिक एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। किनको दिया जाता है? जो क्लासिकल डांसर होते हैं और कोरियोग्राफर्स होते हैं, उनको दिया जाता है। ठीक है। तो ये जो है वसंत लक्ष्मी, इनका पूरा नाम है नरसिम्हाचारी। तो ये जो है इनको 17वीं ये नृत्य कला निधि अवार्ड दिया गया। ठीक ना। अच्छा, ये जो है क्या है? तो एक परफॉर्मर्स है, डांस परफॉर्मर है, सॉरी डांस परफॉर्मर्स है। किसके लिए? ये भरत, ये क्लासिकल डांस के लिए, डांसर के लिए। उसके बाद टीचर भी रह चुके हैं, ये कोरियोग्राफर। किस चीज के लिए? भरतनाट्यम जो ये डांस है ना, भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी। ठीक है ना। इनके लिए भी ये जानी जाते हैं। कौन? बसंत लक्ष्मी। ठीक है। अच्छा, कोरियोग्राफर का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? तो डांस जो हम्म, डांस सिखाते हैं ना सर। डांस सिखाया था उसका। तो भरतनाट्यम क्या है? तो इंडियन क्लासिकल डांस है। ठीक ना। इसकी ओरिजिन कहाँ हुई थी? तमिलनाडु में हुई थी। ठीक है। अच्छा, आप लोग को पता होना चाहिए, भरतनाट्यम डांस बहुत पुराना डांस है। अ, जैसे इनके मिलते हैं एविडेंस, 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है ये डांस। ठीक है ना। तो स्टेट तमिलनाडु का जो है ये स्टेट डांस है भरतनाट्यम। तो याद रखिएगा। आप लोग खोज के लाइएगा कल, कुचिपुड़ी डांस कहाँ का है स्टेट डांस। ये देखो, ये एक आपका है तो पॉलिटी, लेकिन ये जुडिशरी से ही जुड़ा हुआ है।
तो इसको थोड़ा समझते हैं कि जैसे आप लोगों ने ये सीन देखा होगा न्यूज वगैरह में, देखा है? हाँ सर, हाँ सर। सारे जगह ट्रक वालों जो थे, ट्रांसपोर्ट वाले, स्ट्राइक कर दिए, ठीक। हम्म। क्या रीजन था, इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो जो हमारा नया कानून आया है ना, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, तो इसमें क्या चीज को लेकर बात कही गई है? हिट एंड रन एक्सीडेंट केसेस। तो इसको जो है ना, एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ द ऑफेंस causing death by reckless or negligence will be the first in the new yet to be, अच्छा देखिए अलग नहीं हुआ, इसको अलग कर देना, yet to be implemented code to be scrutinized for its severity। अब क्या कर रहा है कि हिट एंड रन मामला होता है कि जैसे एक्सीडेंट किया और जिसे धक्का मारा उसे छोड़ दिए रोड पे मरने के लिए, और क्या किए, भाग गए। तो इसको क्या किया, एग्रीवेटेड फॉर्म बनाया अपराध का, मतलब एक बड़ा अपराध की संज्ञा दी गई इसे, ठीक है ना, इस कानून, इसके बीएनएस के अनुसार दी गई। तो इसी चीज पे सभी लोग स्ट्राइक कर दिए। अब इसमें क्या था कि ऐसे 2 साल का सजा था, लेकिन इसमें एक सेक्शन है 106 बीएनएस का, तो इसमें बोला गया क्या, इसकी सजा को बढ़ा दिया गया 10 साल के लिए, और इसके अलावा क्या है, फाइन भी लगेगा इनको। इसीलिए लोग हड़ताल पे आ गए। समझ गए? कहानी समझ में आई, रीजन ये हड़ताल क्यों किया गया, ठीक है ना? सजा बढ़ा के कितने साल कर दिए सर अभी? 10 साल तक, अभी लिखे हैं, आगे पढ़ाएंगे डिटेल्स में, ठीक है ना? तो इसलिए ये लोग हड़ताल करते। तो फिर क्या हुआ इस पे, जब हड़ताल हुआ तो सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, मतलब जो इसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, उनके विचार से ही, उनके मतलब राय से फिर इस कानून को लागू किया जाएगा। मतलब अभी कानून को लागू नहीं किया गया, लागू करते तब तक तो हड़ताल हो गई। चलिए, अब देखो कहता है, with the truck drivers worried about the implications of section 106 of the BNS। तो ये जो BNS का सेक्शन 106 है ना, तो इसके इम्प्लीकेशंस को लेके, मतलब लागू होने को लेके ट्रक ड्राइवर क्या थे, चिंता थे। तो इसलिए क्या किया इन्होंने, abstaining from work the government has promised to bring it into play only after consultations with all India Motor Transport कांग्रेस। तो जब ट्रक ड्राइवर बोला कि चलिए, हम अगर आप ये लागू करोगे तो हम कोई काम नहीं करेंगे, हड़ताल करेंगे, तो फिर सरकार ने क्या बोला कि ठीक है, हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो है, इनसे राय लेने के बाद ही हम क्या करेंगे, इस कानून को लागू करेंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। फिर धीरे धीरे स्ट्राइक हट रहे हैं। चलो अब देखते हैं, however with the transporters body taking the stand that the strike was primarily resorted to by the drivers who feared additionally criminal liability, the issue will require tactful handling। तो वही बातें कही गई है कि इसमें जो ट्रक ड्राइवर है उसको किस चीज का डर हो गया, जो एडिशनल पनिशमेंट बढ़ाया गया, तो इसमें इसलिए बोला गया कि इसको जो बड़े चतुराई से इसको हैंडल करने की जरूरत है इस कानून को, ठीक है। अब देखिए, कहता है कि ये जो बीएनएस का सेक्शन है 106 किसको रिप्लेस किया है, तो आईपीसी का जो था 304A, ठीक ना, इसको रिप्लेस किया गया। तो इसमें क्या था, कल्पेबल होमिसाइड, ठीक ना, कहता है कि विच पनिश्ड द causing of death by race or negligence act that does not amount to culpable homicide। तो 304 का क्लाउज ए जो था आईपीसी का, इसमें क्या था कि अगर कल्पेबल कि होमिसाइड के द्वारा अगर किसी का डेथ हो गया, तो उसमें क्या है, पनिशमेंट नहीं होगी। कल्पेबल होमिसाइड में कुछ नहीं होता है, जैसे आपका इरादा नहीं है मारने का, ठीक है ना, जैसे कि मान लो कि आप एक डंडा लिए और किसी आदमी को बॉडी पे डंडा से पीटे, क्या होगा, मरेगा? नहीं मरेगा, डंडा से नहीं मरेगा। लेकिन मर गया तो, ठीक ना, अगर मर गया तो इसे बोलते हैं कल्पेबल होमिसाइड, मतलब इंटेंशन नहीं था आपका जान से मारने का, ठीक है ना। तो इसमें क्या था, पनिशमेंट नहीं था, लेकिन इसमें क्या कर दिया गया था, 2 साल, पहले था 2 साल का ही सजा, पनिशमेंट था, छोटा पनिशमेंट था, तो इसको बढ़ा के कर दिया 10 साल, उसके बाद फाइन, इसलिए ये हंगामा हुआ, ठीक है। द एग्जिस्टिंग सेक्शन प्रोवाइड्स, देखो 2 साल का पहले जेल था, लेकिन चलो इसमें बढ़ा गया था कितना, 10 साल। आप समझते हैं इसके 3 कंपोनेंट्स हैं सेक्शन 106 को, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जुडिशियरी वाले के लिए भी। तो पहला क्या है, फर्स्ट, इट प्रिस्क्राइब्स ए प्रिजन टर्म अप टू ए 5 years besides a fine for causing death due to rash or negligence act। मतलब आपकी लापरवाही की वजह से अगर किसी की डेथ हो गई तो उसकी सजा जो है अप टू 5 years,
मतलब 0 से लेके 5 साल तक की सजा होगी। दूसरा क्या था, दूसरा इसमें है कि इट प्रोवाइड्स फॉर रिड्यूस क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर्स ऑफ 2 years इन जेल इफ डेथ अकर्ड इन द कोर्स ऑफ ए मेडिकल प्रोसीजर। ये एडिटोरियल में मैंने बताया हुआ था, अगर आप लोग को याद होगा, कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, अगर मान लो कि कोई मेडिसिन दी है, ठीक ना, जान के दे रहे हैं कि ये मेडिसिन से आदमी ठीक हो जाए, लेकिन मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से क्या हुआ, अगर वो डेथ हो गई तो उनकी सजा कम कर दी जाएगी, मतलब उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ठीक ना, ये चीजें बात कही गई है। और एक क्लाउज क्या है, concerns road accidents in which if the person involved in rash and negligent driving escapes without reporting to a police officer or a magistrate soon after the incident, the imprisonment may extend to 10 years and a fine। यही मेन है इसका। क्या कह रहा है कि अगर किसी के लापरवाही के वजह से किसी की डेथ हो गई रोड पे एक्सीडेंट की वजह से, तो आपका क्या काम है, पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करना या वहाँ के जो मजिस्ट्रेट है उनको इन्फॉर्म करना। और आप इनको इन्फॉर्म नहीं किए और भाग गए, तो आपकी सजा कितनी बढ़ा दी जाएगी, 10 साल तक, और साथ में फाइन। समझे? तो मतलब एक्चुअली, सर, हाँ हाँ बोलो। सिर्फ पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे तो फिर हमको इतनी सारी पेनल्टी नहीं मिलेगी? हाँ, फिर उसके बाद तो जांच होगा, अगर उसमें देखा जाएगा कि किसकी, मतलब किसकी वजह से ऐसा हुआ है। देखो, रोड एक्सीडेंट है तो उसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं। कोई जान के धक्का मार दिया, कोई ऐसा भी होता है कि ब्रेक ना लगे। अब ब्रेक नहीं लगी तो इसमें किसकी गलती, किसी की गलती नहीं। चलो, अब कहता है कि ड्राइवर्स flee an accident scene out of fear of lynching. In such cases, the authorities seems to believe that such drivers can move away from the scene of the crime and then report to the police. अब कहता है कि एक चीज इसमें बात कही गई थी, जैसे बहुत सारे ना आर्ग्यूमेंट दिया गया था कि आपको भागना नहीं है, ठीक ना, तो भागना नहीं है, जैसे आप एक्सीडेंट किए, भागना नहीं है, आपको पुलिस इन्फॉर्म करना है। तो कहता है कि अगर, तो आप क्या करिए, मतलब उस जगह से दूर हो जाइए, फिर पुलिस को इन्फॉर्म करिए, ये सब बात। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट वाले की तरफ से आर्गुमेंट दिया गया था कि अगर हम एक्सीडेंट करके नहीं भागे तो फिर क्या होगा, धक्का मारने के बाद आप लोगों को पता होगा क्या होता होगा, जैसे एक्सीडेंट हुआ, लोग पकड़ के कूट देंगे। अगर 4 व्हीलर वाले 2 व्हीलर को मारा तो देखो 4 व्हीलर वाले का गाड़ी टूट जाएगा, 2 व्हीलर वाले का कुछ नहीं कोई करेगा, उसको सिंपैथी मिलता है। उसी तरह मोटरसाइकिल अगर साइकिल को मार दे तो साइकिल वाले कोई देखे हो पीटते हुए, नहीं, मोटरसाइकिल को। चलो, तो जब इम्प्लीमेंट आएगा उसमें अमेंडमेंट होगा, फिर से होना ही है, फिर देखेंगे। आ, ये न्यूज़ देखिए, यूएलएफ है, इसको मैंने ऑलरेडी डिटेल्स में बताया, फिर से ये एडिटोरियल में है, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। क्या बताएं कि नहीं, यस ट्रिपेट्राइड सर। जो साइन हुआ था, ठीक है ना, किसके किसके बीच हुआ था, आसाम आसाम, गवर्नमेंट और यूएलएफए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच, है ना। चलो, ये एक देखिए, ये एक अच्छा एडिटोरियल टाइप है, कोई स्टूडेंट के द्वारा लिखा गया एमपी का, अच्छा चीजें हैं। इसको इकोनॉमी में लिख सकते हैं या अर्बन प्लानिंग में भी आप इसको लिख सकते हैं, इस न्यूज को। तो क्या कह रहा है कि वाई इज अप स्किलिंग नेसेसरी फॉर द रूरल यूथ। एक चीज मैं आपको समझाता हूँ पहले। जो रूरल यूथ है, मतलब जो गांव में रहते हैं युवा वर्ग, उसको अप स्किलिंग की जरूरत है, मतलब उनको कौशल बनाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, तो अगर आप लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ 10 साल पहले, तो आप देखना खेतों में जो काम करते थे लोग, जो करते हैं फार्मर्स, फार्मर्स, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, ये सारे क्या होते हैं, खेतों में लगे होते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं, पढ़ाई की वजह से या जॉब की वजह से, ठीक ना, तो शिफ्टिंग कर रहा है, तो मान लो कि जैसे जैसे ये एरिया है, अब यहाँ पे 5 लोग काम कर रहे हैं, अब इसमें से 3 लोग कहाँ चला गया, सिटी चला गया, तो कितने लोग बचे, 2 लोग। दो। तो हमारा जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में जो लेबर हो रहा है, मतलब जो काम करने वाले लोग हैं, वर्कर्स हैं, तो क्या उसकी संख्या घट रही है कि नहीं, यस। घट रही है। तो घट रही है, तो ये क्या चीज को इंटेंशन दिखा रहा है,
कुछ नहीं, ये है एग्री क्राइसिस, मतलब एग्रीकल्चरल क्राइसिस है। तो फिर जरूरत क्या है? तो जो, अगर आप लोगों ने डेटा देखा होगा, जो यूनाइटेड नेशन का डेटा है, उसका क्या कहना है कि 2047 तक 50% लोग कहाँ प्लान कर जाएंगे? प्लान कर जाएंगे शहरों में। तो बचेगा 50%। तो फिर जरूरत क्या है? कैसे इस चीज को कम किया जाए? तो जरूरत है उसको ज्यादा से ज्यादा स्किल प्रोवाइड करना। किनको? जो यूथ लोग हैं रूरल के, अगर उनको अच्छा स्किल प्रोवाइड कर दिए तो वो गांव से नहीं जाएंगे बाहर। अगर उनको वहीं पे खाना पीना रहना मिल गया, उसके लिए जुगाड़, मतलब उसके लिए बिजनेस करने लगे, या उनसे मतलब कैसे कमाया जाए वहां पे, उससे रिलेटेड, या उसको बोलो वोकेशनल कोर्स बोलते हैं, व्यवसायिक शिक्षा। तो अगर दे दिया जाए तब क्या होंगे? तब वो प्लान नहीं करेंगे, शिफ्टेड नहीं करेंगे हाँ सिटी की तरफ। ये चीजें। उसके बाद और क्या है कि जो एग्रीकल्चर होती है, फसल जो लगाते हैं हम, तो जितनी फसल आनी चाहिए, फीडबैक आना चाहिए, ग्रो होना चाहिए, उतनी नहीं हो रही है। तो इसलिए भी क्या हो रहा है कि लोग प्लान कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं सिटी की तरफ। ठीक है ना? चलो, समझ गए होगा कहानी कि क्यों उसको जरूरत है अप स्केल की। अब बताता हूँ न्यूज। कहता है कि एट ए ग्रुप डिस्कशन हेल्ड बाय लाइफ स्किल्स कोलैबोरेटिव मोस्ट ऑफ द रूरल यूथ वेन क्वेश्चन about their aspirations for the future said they preferred staying in their village। तो कह रहा है कि जब यूथ से पूछा गया, गांव के यूथ से, कि आपकी क्या आकांक्षा है फ्यूचर में, कहाँ रहने की, तो उन्होंने क्या बोला कि मैं विलेज में ही रहना चाहता हूँ। ये बात बोली गई। लेकिन जो यूनाइटेड नेशन का प्रोजेक्ट है उसमें क्या बोला गया कि 2047 तक किसी भी देश का 50% जो आबादी है किधर चला जाएगा? शहर की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए कहता है कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनकी जो ओवरलुक है, मतलब उनको नजरअंदाज आप नहीं कर सकते हैं। मतलब उन्हें भी हमें क्या करना पड़ेगा? अवेयरनेस दिलानी पड़ेगी, नॉलेज देना पड़ेगा। तो कहता है क्या, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ रूरल इनकम? तो जो गांव के लोग होते हैं उनके मेन इनकम क्या होते हैं? फार्मिंग होते हैं। फार्मिंग होते हैं। फार्मिंग इज द मेन सोर्स ऑफ रूरल लिवलीहुड, with children from many rural families supplementing their family's income by working on family on farms। तो वही कह रहा है कि जो गांव के लोग होते हैं उनका मेनली इनकम कहाँ पे होता है? फार्मिंग की वजह से ही होता है। ठीक है। कहता है बट द रूरल इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग ए मेजर occupational shift with more than farmers quitting agriculture to join non-farming jobs, hinting at an agrarian क्राइसिस। मैंने वही बोला, क्विटिंग मतलब था छोड़ना। तो तो क्या चीज पता चल रहा है? रूरल इकोनॉमी जो है धीरे धीरे, जो उसका मेजर ऑक्यूपेशनल है, मतलब फार्मिंग है, उससे शिफ्ट कहाँ कर रहा है? नॉन फार्मिंग, मतलब जॉब की तलाश कर रहा है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं ये लोग? शहर जा रहे हैं। तो ये क्या चीज को इशारा कर रहा है? कि एग्रीकल्चर में क्राइसिस आने वाली है। ठीक है ना? फिर देखिए क्या कहता है, द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस डेटा रिकॉर्ड 34 million farmers leaving their farms and transitioning to other sectors such as constructing during 2004 to 5 and 2011 to 2012। अब ये क्या करा कि एक नेशनल सैंपल सर्वे में बताया गया कि 34 मिलियन किसान जो है फार्मिंग को छोड़ के दूसरे सेक्टर में चले गए हैं। तो 2004, 5 और 2011 के बीच अगर हम डेटा देखेंगे तो डेटा याद रखिएगा, काम देगा आपको मेन स्टार्ट। तो ये क्या है? चिंता का विषय है, कंसर्न है। द हाईलाइट्स द नीड फॉर नॉट ओनली मेकिंग एग्रीकल्चर एन एस्पायरिंग वोकेशन अमंग रूरल यूथ बट आल्सो क्रिएटिंग अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अच्छा देखो कारण कि जरूरी नहीं कि सिर्फ एग्रीकल्चर का ही नॉलेज दें, एग्रीकल्चर के अलावा भी हमें उसको क्या करना चाहिए, और भी चीजों को नॉलेज देना चाहिए एग्रीकल्चर के अलावा। अब कहता है ये जो माइग्रेशन हो रहा है इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? तो कंट्रोल कैसे किया जाएगा? जब उसको हम रूरल स्किल्स देंगे, मतलब अगर उनको हम शिक्षित करेंगे, वहाँ के जो मतलब लिवलीहुड के लिए जो जो जरूरत है उनकी शिक्षा देंगे, तब ये क्या होगा? माइग्रेशन रुक जाएगा। अभी करंट वोकेशनल एजुकेशन की क्या अपॉर्चुनिटी है? तो तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अभी जो ये ट्रेनिंग दिया जाता है ना, वोकेशनल एजुकेशन, तो ये अभी स्कूल वगैरह से ही मिल पा रहा है। इसके लिए कुछ खास प्रोग्राम नहीं किए गए हैं। ठीक है ना? चलो फिर कहता है कि हाउ कैन एजुकेशन बी इम्प्रूव? एजुकेशन इम्प्रूव कैसे किया जाएगा?
तो इफेक्टिव रूरल एजुकेशन शुड बी टेलर्ड सच एज टेक्निकल एज वेल एज लाइफ स्किल। तो एजुकेशन इंप्रूव कैसे करना पड़ेगा, तो टेक्निकल के साथ साथ लाइफ स्किल दोनों को हमें नॉलेज देना पड़ेगा, तब हमारा जो यूथ है कहाँ का, रूरल का, वो क्या होगा, बिकम एक्सेसिबल टू देम थ्रू फॉर्मल एजुकेशन। अच्छा, मतलब फॉर्मल एजुकेशन के द्वारा हम इनको ये शिक्षा दे सकते हैं, फिर उसके बाद वो प्लान नहीं करेगा, वहीं रुक जाएगा, और हमारा एजुकेशन क्या होगा, इम्प्रूव भी होगा। ये एक न्यूज देखिए, जीएस पेपर 3 साइंस का है, इसमें एक्चुअली बात कही गई है एंटी माइक्रोबियल। हाँ, देखिए अब ऐसे तो छोटा सा लिखा हुआ है, पहले मैं बताता हूँ। जैसे कोई भी बीमारी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, दवा खाए छूट गया, क्योर हो गया, हेल्थ हो गया, होता है ऐसा? नहीं होता है। दवा नहीं सर। खाए तो क्या होता है, स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन जब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, क्या होता है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस या एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, जब ये होता है तो क्या होता है कि जब हम दवा खाएं, देखिए ऐसे समझिए कि ये है मेडिसिन लिए, ऐसा होता है मेडिसिन, है ना, tablet। तो जब आप मेडिसिन खाए तो हेल्थ क्या हो गया आपका, अच्छा हो गया। तो हेल्थ अच्छा क्यों हो गया एक्चुअली, कि हेल्थ जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ, किसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ, बैक्टीरिया की वजह से, तो इस बैक्टीरिया को किसने खत्म कर दिया, इस टैबलेट ने। लेकिन आप मेडिसिन खाओ और ये बैक्टीरिया ना मरे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बैक्टीरिया है ना, इस मेडिसिन को रेसिस्ट कर रहा है, मतलब उससे कुछ नहीं हो रहा। जैसे समझाता हूँ एक चीज, जैसे आप खाना खाओ, 2 रोटी खाओ, डाइजेस्ट होगा, अगर आप 2 रोटी डेली खाते हैं, 5 रोटी खाओ, 6 रोटी खाओ, 10 रोटी खाओ, डाइजेस्ट होगा? होगा? नहीं नहीं। नहीं होगा। लेकिन आप 2 रोटी खाओ, फिर कुछ दिन के बाद तीन तीन रोटी खाओ, 3 रोटी खाओ, फिर कुछ दिनों के बाद चार चार रोटी खाओ, ऐसे करके तब आप 10 रोटी खाने लगिएगा। तो उसी तरह क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है, ये धीरे धीरे, ये जो दवा, जैसे कुछ भी बीमारी हुआ, गए मेडिकल शॉप पे, या डॉक्टर भी, डॉक्टर जनरली हला नहीं देते हैं ऐसे, मेडिकल शॉप पे गए, वो क्या करेगा आपको, दवा जो मेन है वो तो देगा, साथ में एंटीबायोटिक्स भी देता है। तो जब हम एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं तो धीरे धीरे वो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है उसके अनुसार, किसके अनुसार, उस मेडिसिन के अनुसार। और जब ये इवॉल्व हो गया पूरा उसके लिए, उसके अगेंस्ट, मेडिसिन के अगेंस्ट, तब ये हो जाएगा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। तब फिर दवा खाएगा वो आदमी तो वो काम ही नहीं करेगा, वो दवा वो ठीक ही नहीं होगा। ये होता है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। तो इसलिए जब भी आप एंटीबायोटिक लो, ऐसे नहीं जाके लेना चाहिए मेडिसिन के शॉप पे, बिना डॉक्टर के परामर्श के, बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के। ठीक है, ये बात समझ में आई, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होता है, जल्दी यस बोलो। सर। हाँ ठीक है, सर सर। और एंटी, इस पे मैंने बहुत बार बताया हुआ है, तो उतना डिटेल्स में फिर कभी आएगा डिटेल तो बताएंगे। एंटी माइक्रोबियल्स क्या होता है, तो इसमें एंटीबायोटिक्स दवा आते हैं, एंटीवायरल मेडिसिन आते हैं, एंटी फंगल मेडिसिन आते हैं, और एंटी पैरासाइटिक्स मेडिसिन आते हैं। ये सब क्या है, सारे मेडिसिन है, जो क्या चीज में यूज करता है, तो टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इन्फेक्टियस डिजीज इन ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट। तो एनिमल, प्लांट, ह्यूमन, तीनों में कोई अगर इन्फेक्शन डिजीज है तो उसे ट्रीट करने के लिए ये सारे मेडिसिन को यूज किए जाते हैं। कौन सा, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटी फंगल, ठीक है ना, एंटी पैरासिटिक्स। समझ गया? यस सर। ठीक है, अब आगे देखिए न्यूज, ये आपका साइंस रिलेटेड न्यूज है, थोड़ा सा बड़ा है, और लेकिन अच्छा है कि एक ही साथ आया हुआ है, तो आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए कहता है, the later half of the year will feature several exciting launches, with the launch of Martian Moon's exploration mission in September, uh, Europa, Europa Clipper and Hera in October, and Artemis II and Viper to the Moon in November। अब देखो जो नासा है ना, इन्होंने क्या किया है एक्चुअली, जो लॉन्च हो रहा है, 6 मिशन को लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है ना, 6 सैटेलाइट को भेजा जा रहा है, कहाँ, सॉरी, स्पेस क्राफ्ट को भेजा जाएगा स्पेस में। तो 6 मिशन है, 6 मिशन को हमें समझना है, ठीक है ना, ये 2024 में भेजा जाएगा। तो ये सब जो मैंने अभी नाम लिया ना, ये सबको अभी देखते हैं। तो पहला देखिए, यूरोपा क्लिपर,
क्या है, यूरोपा क्लिपर। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसका काम क्या होगा ये याद रखना, एक्सप्लोर वन ऑफ द जुपिटर्स लार्जेस्ट मून यूरोपा। देखिए ऐसे पेपर पढ़िएगा ना तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि यूरोपा क्या है, जो जुपिटर प्लानेट है ना उसका मून है। कौन, यूरोपा। अच्छा यूरोपा कैसा है, तो स्मॉलर देन द अर्थ मून। तो हमारा अर्थ का जो मून है उससे क्या है, थोड़ा सा ये छोटा है, लगभग उसी के तरह है। और इसका जो सरफेस है, जैसे ये अगर मान लीजिए क्या है, प्लानेट मतलब सॉरी सैटेलाइट है, सैटेलाइट नहीं सॉरी मून है। तो मून का जो ये सरफेस है, तो ये सरफेस किससे बना है, यूरोपा का आइस से बना है। समझ गए। अब कहता है इस आइस सेल के नीचे क्या है, कहता है कि हार्बर्स सॉल्ट वाटर ओशियन। देखो ये इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्ट वाटर ओशियन है यहाँ पे, ऐसा माना जा रहा है। अब जब मिशन जाएगा वहां पे स्पेसक्राफ्ट, फिर वहां पे पता चलेगा सही में क्या है नहीं। तो इससे क्या पता चल रहा है, कुछ पता चला आप लोग को। इससे ये पता चलेगा कि यहाँ पे लाइफ ओरिजिन हो सकती है कि नहीं। जैसे अगर अर्थ की बात करेंगे तो जो ज्यादातर साइंटिफिक एविडेंस है वो यही है कि अर्थ पे लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है वो ओशियन में ही हुआ है। और ओशियन का पानी कैसा है, मीठा है या नमकीन है, एक्चुअली सॉल्टी। देयर इज, या एक्चुअली देयर इज सॉल्टी। समझ गया क्यों जरूरी है वहां पे मिशन जाना। तो यूरोपा याद रखिएगा। फिर कहता है इसको लॉन्च कब किया जा रहा है, तो अक्टूबर 10 को 2024 में लॉन्च करने की बात की जा रही है और 21 दिन तक वहां पे रिसर्च करेगा। अब कहता है कि द स्पेस क्राफ्ट विल लॉन्च ऑन ए स्पेस एक्स फाल्कन हैवी रॉकेट। ये भी याद रखो कि किस स्पेस क्राफ्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये मतलब स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया जाएगा किस रॉकेट पे, तो ये है स्पेस एक्स फाल्कन हैवी रॉकेट रॉकेट। ठीक है। अगर आप लोग को याद होगा तो ये किसका है पता है आप लोग को, टेस्ला कंपनी के मालिक का क्या नाम है, हाँ एलन मस्क। एलन मस्क है जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, उन्हीं की ये कंपनी है स्पेस एक्स। चलो ठीक है। दूसरा एक न्यूज देखो, आर्टेमिस सेकेंड लॉन्च। तो ये भी नासा के द्वारा ही लॉन्च किया जा रहा है। तो ये जो है पहले भी भेजा था मून पे, ये अपना स्पेस क्राफ्ट फिर से ये भेजेगा कहाँ पे, मून पे, आर्टेमिस सेकेंड लॉन्च को। लेकिन इसमें नया क्या होने वाला है, तो 1972 में अमेरिका ने भेजा था चंद्रमा पे एक व्यक्ति को, ठीक ना, नेल आर्मस्ट्रॉन्ग, सुनेंगे आप लोग। तो करा कि 1972 के बाद फिर जो है नहीं भेजा गया किसी को। तो पहली बार जो है ये महिला और साथ में एक जो ओश्वेत आदमी है, मतलब कलर आदमी, मतलब ओश्वेत मतलब मतलब अमेरिकन नहीं है, मतलब आप ऐसे समझो एक महिला और एक पुरुष को भेजा जाएगा किसके मिशन के द्वारा, आर्टेमिस सेकंड लॉन्च के द्वारा। फिर तीसरा क्या है, वाइपर टू हंट वाटर ऑन द मून। देखो इससे यही पता चलता है कि ये जो है स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा किस लिए, चंद्रमा पे वाटर की पता करने के लिए। ठीक है। अब कहता है कि ये क्या है, एक रोबोट है द साइज ऑफ गोल्फ कार्ट। गोल्फ कार्ट समझते हो, वो जो गोल्फ खेलने वाला था, तो उसी की तरह इसका साइज है। तो ये क्या काम करेगा वाइपर, टू एक्सप्लोर द मून साउथ पोल्स इन द लेट 2024। तो 2024 में ये जाएगा और चंद्रमा का जो साउथ पोल है वहां पे जाके एक्सप्लोर करेगा। अगर आप लोग को याद होगा कि चंद्रयान 3 जो लॉन्च मतलब जो लैंड किया था वो यही साउथ पोल में। ठीक है। अब कहता द रोबोटिक मिशन इज डिजाइन टू सर्च फॉर वोलाटाइल्स व्हिच आर मॉलिक्यूल्स दैट easily वेपोराइज लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट लूनर टेम्परेचर। अब इस मिशन का क्या काम है, तो ये सर्च करेगा वोलाटाइल का। वोलाटाइल क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स, ऐसा मॉलिक्यूल्स जो इजीली क्या होता है, वेपराइज होता है। वेपराइज मतलब जैसे पानी को गर्म किया तो क्या हुआ, भाप बनने लगा, ये एक्चुअली वेपराइज है। तो कहता है कि जब मॉलिक्यूल्स क्या होगा, वेपराइज होगा, जैसे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड वेपराइज होता है, और किसके टेम्परेचर पे, तो चंद्रमा के टेम्परेचर पे, मून के टेम्परेचर पे। कहता है दीज मटेरियल्स कुड प्रोवाइड रिसोर्स फॉर द फ्यूचर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन ऑन द मून। तो फ्यूचर में जो है ह्यूमन का जो जो रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी चंद्रमा पे, उस चीज को ये एक्सप्लोर करने में मदद करेगा। फिर क्या कर रहा है, लूनर ट्रेल ब्लेजर एंड प्राइम फर्स्ट। तो ये क्या, ये भी नासा के ही द्वारा भेजा गया है। तो इसका काम क्या होगा, तो
ऑर्बिट द मून। देखिए इससे पहले मैंने क्या बताया, वाइपर ये चंद्रमा के लैंड पे, ठीक ना, चंद्रमा के जमीन पे उतरेगा, लेकिन ये क्या करेगा, चंद्रमा के ऑर्बिट में घूमेगा, ट्रेल ब्लेजर। और ये क्या करेगा, द मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस एंड मैपिंग आउट द लोकेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द ग्लोब। तो पूरे जो ग्लोब है उसके क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ पे है उसका लोकेशन को ट्रेस आउट करेगा, और टेम्परेचर कितना है, ठीक ना, किसका, सर ये मून का, तो उस चीज को ये सब पता करेगा। और प्राइम वन क्या करेगा, तो विल ड्रिल ऑन इनटू द मून, तो चंद्रमा पे ड्रिल करेगा। कौन, प्राइम वन, उसमें रोबोटिक मशीन लगा हुआ है, तो वो ड्रिल करेगा, छेद करेगा चंद्रमा पे, और उसका जो छेद करेगा उसको यूज कौन करेगा, तो जो उसमें वाइपर है वो यूज करेगा उस ड्रिल के द्वारा, मतलब उसमें से मटेरियल निकलेगा तो उसे सर्च करेगा, और आने से पहले उसको लेके भी आएगा ये, उस मतलब ड्रिल किया हुआ मटेरियल। फिर पांचवा क्या है, जाक्सा मार्सियन मून एक्सप्लोरेशन। देखो दिखने से ही पता चला मार्सियन मून के बारे में बात कर रहा है। तो ये क्या है, तो टू स्टडी फोबोज एंड डेमोस, मार्स मून। अच्छा, ये किसकी स्टडी करेगा, तो जो मार्स है ना, मार्स मतलब समझते हैं, मंगल ग्रह जिसको बोलते हैं, हाँ? तो मंगल ग्रह पे जो है ना, मंगल ग्रह का जो मून है, जैसे हमारा अर्थ का भी मून है, उसी तरह मंगल ग्रह का जो मून है उसका नाम है, दो मून है, फोबोज एंड डेमोस। ये भी पूछ लेगा फेबोज एंड डेमोस क्या होता है, तो कुछ नहीं है, मार्स का मून है। सर तो हाँ बोलो। सर ये जाक्सा जो है ये जापान। गुड गुड गुड। हाँ, ये नासा का नहीं, वही, ठीक है, ठीक है, ये बताया हुआ था इसलिए मैंने नहीं बोला, ठीक। अब कहता है कि इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिटरमाइन द ओरिजिन ऑफ मार्स मिशन, सॉरी मार्स मून। तो मार्स जो मंगल ग्रह का चंद्रमा है उसकी स्टडी करेगा। फिर लास्ट में एक है ESA हेरा मिशन। तो ये क्या है, ये यूरोप स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, और ये फिर से जाएगा कहाँ पे, डिडीमोस डायमोर्फस एस्टेरॉयड सिस्टम दैट नासाज डार्ट मिशन विजिटेड इन 2022। तो ये एस्टेरॉयड सिस्टम एक है डिडीमोस, डिडी हाँ डिडीमोस डायमोर्फस, ये एक एस्टेरॉयड सिस्टम है, एस्टेरॉयड बेल्ट है। तो जिस इस जगह को पहले नासा जा चुका है 2022 में, अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी जा रहा है इस चीज को रिसर्च करने। अच्छा आप लोग को एक चीज बताता हूँ, जैसे ये न्यूज बराबर आती है इस तरह का चीजें, तो आप लोग को मन में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, स्पेस में जा रहा है, क्या जरूरत है जाने की? तो ऐसा इसलिए हो रहा है, एक तो लड़ाई चल रही है कि पहले कौन टेक्नोलॉजी में आगे होगा, कि स्पेस में जाके रिसर्च करेंगे, ठीक है। दूसरा एक क्या बात है कि हमें अभी तक जो है यूनिवर्स के बारे में अच्छे से पता नहीं है, बहुत सारे रिसर्च अभी नहीं हुए। तो यही रिसर्च लगाया जा रहा है कि सही में यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या और भी ऐसे प्लानेट हैं जहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है, ये सब सारी चीजें पता करने के लिए ये सब रिसर्च होती है, ठीक है। तो ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं, ठीक है, चलिए बाय।